हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फुल मॉक टेस्ट 9 का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं मैथ का। फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन पे 2 कोर्स अवेलेबल है आपका, और उन पे जो है अभी डिस्काउंट चल रहा है 199 का। उनका रियल प्राइस है आपका 799 और आपको 999। इन दोनों कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है 199 रुपए का। आपको कोड अप्लाई करना होगा, कूपन कोड अप्लाई करना होगा CISF। और जो टेस्ट सीरीज है उसमें कूपन कोड अप्लाई करेंगे CISF1, तो आपको टेस्ट सीरीज 499 की जगह सिर्फ 249 में मिल जाएगा, 249 रुपए में। तो आप जब परचेज करते हैं तो यह कोड अप्लाई करें, कोर्स पे यह अप्लाई करना है और टेस्ट सीरीज में CISF के लिए इस पे। लेकिन टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। थोड़ा मैं धीरे बोलूंगा, खांसी की वजह से गला एकदम खराब है, इसी वजह से कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2720 रुपए है। यदि एक दुकानदार ने 25% छूट देने के बाद वस्तु को 15% हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है? The marked price of an article is 2720 if a shopkeeper sold an article at a loss of 15% after giving a discount of 25%. So how many rupees? आपसे एक मैसेज किया हूँ, थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, अभी कॉल करता हूँ 1 घंटे में। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है? सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 15% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%. सो हाउ मेनी रुपीज इन द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम? तो देखिए क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2720 है। दुकानदार ने 25% छूट देके 15% हानि पे बेचा, तो क्या है हमारा अंकित मूल्य 2720। अब देखिए, तो हमें क्या करेंगे, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। तो 25% हम क्या करेंगे, इस पे डिस्काउंट देंगे। यानी ऊपर में कितना लिखेंगे, 100 में से 25 घटा के 75। हम क्या कर रहे हैं, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो बेचते समय हमें क्या हुआ है, 15% हानि हुआ है, तो 100 में से 15 घटा के यहाँ लिखेंगे 85। अगर मान लीजिए यही कहता कि 100% लाभ हुआ है तो 100 में आप जोड़ देते, तो यहाँ पे लिखते हैं 85। 5 से कट करेंगे 15 बार, 5 से कट करेंगे 17 बार, 17 से इसको कट करेंगे 1 बार, 10 बचेगा, 17 छक्का 102, 0। 160 का जब हम 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 लिख देंगे। 16 पचे 80 को 0, 8 बचा, 16 कम 16 8 24। यानी हमारा जो क्रय मूल्य हो जाएगा कितने रुपए हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा, एक कोई वस्तु अंकित मूल्य यहाँ पे दिया हुआ था वस्तु का, और उसमें क्या हो रहा था, डिस्काउंट दिया जा रहा था और फिर आपका लॉस हो रहा था। तो मैंने आपको बताया, लॉस हो तो यहाँ 100 में से घटा के नीचे लिखिएगा, प्रॉफिट हो तो 100 में जोड़ के लिखिएगा। आपका नीचे ऊपर क्या रहेगा, जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकाल रहे थे। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 8 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। यदि दूसरा विकर्ण उसकी भुजा के बराबर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? One diagonal of a rhombus is 8√3 centimeters. If the second diagonal is equal to its side, then the area of the rhombus is. यहाँ पे ये आपका समचतुर्भुज हो गया, ये इसके विकर्ण हो गए। अब क्या कह रहा है, इसका एक विकर्ण जो है एक भुजा के बराबर है। यानी ये जो पूरा है किसी भुजा के बराबर है। मान लीजिए हमारा x है, इसका समचतुर्भुज का भुजा क्या है, x है। तो जो विकर्ण का आधा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। और एक विकर्ण हमें पता है ए वाला 8 कड़ी में 3, क्या पता है, 8 कड़ी में 3। तो 8 कड़ी में 3 का मतलब यहां तक आधा जब हम लेंगे
यहीं तक ले रहे हैं, यहां तक बस यही लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 कड़ी में 3 को 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 कड़ी में 3। अब हम समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे। क्या? समकोण त्रिभुज का फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी x बटे 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बटे 4 प्लस 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 3 48 हो जाएगा यहाँ पे। अब 4 का यहाँ पे एक है, इसके नीचे 4 एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, फिर 4 का ऊपर में गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 192। 48 चौके कितना होता है, 192। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर ये चीज है तो हम क्या करेंगे, इस 4 को हटा के हम यहां से यहां लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर अब इधर आएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 192। 3x स्क्वायर बराबर 192, 3 से कट करेंगे, 3 छक 18, 3 चौक 12। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 64 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया, 8। तो देखिए यानी यहाँ पे हमारा समचतुर्भुज की एक भुजा क्या आ गई, 8। अब कह रहा था इसका दूसरा विकर्ण एक भुजा के बराबर है, यानी एक विकर्ण 8 कड़ी में 3 है, दूसरा विकर्ण क्या है, 8 है। हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो 2 से कट करेंगे इसको 4 बार, 4 का गुणा 8 में करेंगे यानी कि 32 कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, 32 कड़ी में 3। हमारा ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कार 48 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 52 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तय की गई कुल दूरी के लिए कार की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and a distance of 52 kilometers at a speed of 65 kilometers per hour. What is the average speed of the car in kilometers per hour for the total distance cover? तो क्या होता है, देखिए औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस और बटे टोटल आपका टाइम। तो हमें क्या है, पहले टोटल टाइम निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, पहले हम यहां से समय निकालते हैं। फर्स्ट वाला हमारा टाइम, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वाला टाइम है 48 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 40 यानी 48 बटे 40। और यहाँ सेकेंड वाला टाइम, सेकेंड वाला दूरी कितना है, 52 किलोमीटर और 65 के हिसाब से कट करते हैं, 8 छक 48, 8 बटे 40, इसको 13 चौको 52, 13 पचे 65। यहाँ पे हमारा समय क्या आया, 6/5 और यहाँ पे समय क्या आया, 4/5। दोनों समय को हम जोड़ेंगे तो 6/5 और प्लस 4/5 कितना आ जाएगा, हर हमारा सेम है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और ऊपर 6 और 4 जुड़ जाएगा। 5 से कट करेंगे 2 बार, यानी कि कुल समय हमारा कितना लग रहा है, इस दूरी में 2 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 2 घंटे। और हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, अब देखते हैं। 48 किलोमीटर ए था, 52 किलोमीटर ए था, तो हमारा कुल कितना हो गया, 100 किलोमीटर। 48 किलोमीटर और 52 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड पे लिख देंगे 100 और बटे टाइम कितना है, 2 घंटा। हमारा एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगला क्वेश्चन, अनामिका ने 4,965 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 15,000 रुपए के ऋण पर 3 साल के बाद अदा करती है। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद अदा करती है। सुमन ने 10,000 का कर्ज उसी दर पर साधारण ब्याज पर लिया। सुमन ने 3 वर्ष बाद कितने रुपए ब्याज अदा किए? अनामिका pays ₹4965 as compound interest on a loan of ₹15,000 after 3 years. Suman took a loan of ₹10,000 at the same rate of simple interest. How much interest did Suman pay after 3 years? तो क्या कह रहा है? 4,965 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 15,000 में हम 4,965 जोड़ेंगे, यानी कि 19,965, और हमारा मूलधन कितना है? यानी A/P 15,000 बराबर फॉर्मूला लगा देंगे 100 प्लस R/100, और यहाँ पे समय कितना है? 3 वर्ष, वार्षिक है तो यही हो जाएगा। अब हम इसको कट करते हैं, तो देखो अगर यहाँ पे आपका 15 से हम कैसे चेक करेंगे? 15 से ऊपर वाला कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 से तो कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक या तो 0 या तो 5, तो 5 से कटेगा। 3 से अब चेक करिए, 5, 6, 11, 9, 20, 9, 29 और 1, 30, यानी 3 से कट रहा है संख्या का जोड़, तो 15 से कट जाएगा। अब कैसे? 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 15 से कट जाएगा। 15 से कट करेंगे, यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। यहाँ पे कट करते हैं, 15 कम 15, 4 बचा 49, 15 तिया 45, 4 बचा 15 तिया 45, 1 बचा, 15 कम 15, तो कितना बचा है? 1,331 ऊपर बचा, 1,000 नीचे। अब आपको ये देखना है कि 1,331 और बटे 1,000 किसके क्यूब हैं? क्या किसके क्यूब हैं? तो आप पाएंगे कि 1,331 11 का क्यूब है और 1,000 जो है आपका 10 का क्यूब है। क्या? 1,331 जो है आपका 11 का क्यूब है और 1,000 जो है 10 का क्यूब है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 11/10 का क्यूब बराबर 100 प्लस R/100 क्यूब। ये आपका खत्म हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ हटा देंगे, 10 का गुणा 11 में हो जाएगा, 10 का गुणा 11 में, यानी 110 बराबर 100 प्लस R। अब R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 110 में से 100 घटाएंगे, R का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के क्या आया? 10%। अब क्या कह रहा है? सुमन ने 10,000 का कर्ज उसी दर पर साधारण ब्याज पर लिया, 3 वर्ष बाद कितना रुपए ब्याज अदा किए? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, समय कितना है? 3 वर्ष, और बटे 100। 00 से 00 काट दीजिए, 100 का गुणा 10 में 1,000, 1,000 का गुणा 3 में 3,000, यानी कितने रुपए ब्याज मिल जाएंगे? 3,000 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सुरेश ने 36 किलोग्राम चीनी 1,040 रुपए में खरीदी, उसने इसे 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? सुरेश bought 36 kg sugar for ₹1040. He sold it at a profit equal to the selling price of 10 kg. What is the selling price of 5 kg sugar in rupees? तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे जो चीनी का विक्रय मूल्य है पर केजी X रुपए है। क्या? पर केजी X रुपए है। तो क्या कह रहा है? 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 36 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 36X। 10 किलोग्राम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10X।
और 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य का क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या है x। हमसे कह रहा है कि जब हम इसको बेचते हैं 36 किलोग्राम चीनी को, तो 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 10x रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1040 रुपए पे फायदा कितना होता है 10x का, और उसका वैल्यू कितना होता है 36x। मतलब देखिए 1040 रुपए का सामान था, यानी आपने इतना में खरीदा था 36 किलो चीनी, लेकिन अगर आप जब बेचे तो आपको 10x का फायदा हुआ, 10 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये पूरा किसका विक्रय मूल्य हो गया, पूरा जो चीनी बिका है आपका 36x। अब देखिए 36x में से 10x घटाएंगे क्या आ जाएगा 26x, और इधर में 1040, 26 से कट करेंगे, 26 से 4 बार और ये 0, x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 40। हमारा 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य क्या आ गया 40 रुपए। तो 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 40 गुणे हम यहाँ पे 5 करेंगे, यानी कि आपका कितना आ गया 200। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या माना, 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य x रुपया, तो 36 किलो चीनी का विक्रय मूल्य क्या कह रहा था 36x, और 10 किलो चीनी का विक्रय मूल्य 10x। हमसे इस क्वेश्चन में यही कह रहा था, जब हम इस 1040 रुपए को, मान लो आपने कोई चीज खरीदा और जब इसको बेचा तो आपको 10 किलो चीनी का लाभ हो रहा था विक्रय मूल्य के बराबर। तो यही 10x हमने क्या किया, 1040 में जब हम 10x जोड़ेंगे तो यह पूरी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। कैसे, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, अगर मैं कहूं 20 रुपए उस पे लाभ हुआ है, ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। सेम यही चीज है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, जबकि संदीप जिसने 45% अंक प्राप्त किया उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए। विमल को 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अंक प्राप्त हुए। कितना है, विमल को 64% अंक पर कितने अंक प्राप्त हुए। गीता स्कोर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्स बाय 50 मार्क्स, यानी कि देखिए यहाँ पे गीता को कितना मिल रहा है 30% अंक मिला, और कितना अंकों से 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी और 50 नंबर पाती तो वह पास हो जाती। संदीप को 45% मिला और उसने क्या किया 25 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी यहाँ पे कहीं पूर्णांक था उससे 25 अंक और अधिक पा गया। तो परसेंटेज में इनका डिफरेंस कितना है 15% का। जब एक व्यक्ति का नंबर अधिक हो पूर्णांक से और एक व्यक्ति का कम हो, तो आपको क्या करना, दोनों को जोड़ लेना। तो यहाँ पे 50 और 25 75, यानी 15% का जो वैल्यू है 75 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। हमसे क्या कह रहा है, विमल को 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अंक प्राप्त हुए। तो बस 1% का वैल्यू 5, तो 64% का वैल्यू 64 गुणे 5, 5 चौक के 20 को 0, 2 बचा,
5 6 30 2 32, हमारा क्या हो गया 320, क्या हो गया 320। नेक्स्ट, कह रहा है ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। सी ने शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा किया। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे? A and B can complete a certain work in 24 days and 14 days respectively. They worked together for 8 days. C completed the remaining work in 40 days. Working together, in how many days will A and C complete 75% of the same work? तो यहाँ पे A और B कितना दिन में कर रहे हैं? 24 और 40 दिन में। 24 और 40 का एलसीएम लेंगे 120, 24 25 40 तिया। ए 5 और 3 क्या है? ए और बी का एक दिन का काम है। ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 3। अब क्या कह रहा है? उन्होंने 8 दिन तक काम किया, यानी 5 3 8 दोनों का मिला लिया जाए, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 3 8। 8 दिन इन्होंने काम किया, यानी 8 दिन में पर डे 8 काम कर रहे हैं, कितना काम हो जाएगा? 64 काम हो जाएगा। 120 में से 64 काम हो गया, तो काम कितना बचा? 56 काम बचा। कितना काम बचा? 56 काम शेष बचा। सी का पर डे का काम कितना है? सी कितने दिन में कर रहा है 56 काम? 14 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? सी 14 दिन में 56 काम कर रहा है, तो एक दिन में 4 काम करेगा। तो सी का एक दिन का काम पता चल गया। कितना काम है सी का? 4 काम है। अगर ये हमसे पूछता सी पूरा काम कितने दिन में कर देगा, तो इस 4 से हम 120 को भाग दे देते। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? सी समान कार्य का 75%। तो पहले 120 का हम क्या करेंगे? 75% निकालते हैं। 75% का मतलब 75/100 या 3/4। 4 से कट करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा? 30 बार। 30 3 90, यानी 120 का 75% कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और इस 90 को किससे हम भाग दे देंगे? सी के एक दिन के काम से। सी का एक दिन का काम कितना है? 4। 4 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 45/2 या 22.5 या 22 सही 1/2। अच्छा, ए और सी समान कार्य का, सॉरी ए और सी था, मैंने सिर्फ सी पे ध्यान दिया। तो ए का एक दिन का काम कितना था? ए का 5 था एक दिन का काम, बी का 3 था और सी का 4 था। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? ए और सी का एक दिन का काम 9 होगा। तो 90 काम, 90 में 9 का भाग दे देंगे, हमारा 10 आ जाएगा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ए का ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सी का ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन, एक राशि को क्रमशः 2 3 7 के अनुपात में ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। यदि बी का हिस्सा 15,000 रुपए है, तो बी और सी के हिस्सों में क्या अंतर होगा? A sum of money is divided among A, B and C in the ratio 2, 3, 7 respectively. If B's share is 15,000, what will be the difference between B and C share? तो यहाँ पे देखिए B का हिस्सा कितना बोल रहा है? 15,000 और B का अनुपात क्या है? 3। यानी अगर 3 का वैल्यू 15,000 है, 3 का वैल्यू क्या है? 15,000, तो हमसे क्या पूछ रहा है? बी और सी में अंतर क्या होगा? तो बी और सी में यहाँ अंतर क्या होगा? 7 में से 3 घटाएंगे 4। 3 का वैल्यू 15,000 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 से इसमें भाग दे देंगे 5,000। 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5,000 में 4 का गुणा कर देंगे। सो सिंपल, हमारा क्या आ जाएगा? 20,000।
क्या आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु अंकित मूल्य पर 30% और 16% की लगातार दो छूट के बाद 1176 रुपए में बेचा जाता है। इस वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर रुपए में क्या है? An article is sold for rupees 1176 after two consecutive discounts of 30% and 16% on the mark price. What is the difference in rupees between the mark price and selling price of this article? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताना है। तो विक्रय मूल्य हमें पता है कितना 1176 रुपया। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? दो डिस्काउंट मिल रहा है 30% और 16% का। हम विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालेंगे तो गुणे 100 और बटे पहला डिस्काउंट 30% नीचे 70 गुणे 100 माइनस 16 करेंगे, दूसरा डिस्काउंट 84 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 को काट देते हैं, 7 से कट करते हैं एक बार, 4 बचा, 7 छक 42, 5 बचा, 7 वठे 56, 84 से कट करेंगे 2 बार, 2 का गुणा 10 में 20, 20 का गुणा 100 में, यानी हमारा अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 2000 रुपए। अंकित मूल्य कितना आ गया 2000 रुपए। इस 2000 में से 1176 माइनस करेंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, फिर यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, हमारा कितना आ जाएगा 824 रुपए का डिफरेंस होगा। इसको सॉल्व करते हैं। कर रहा है 5500 का 9% यानी 5500 गुणे 9/100। फिर क्या कर रहा है 1100 का 2.5% 1100 गुणे 2.4/100 माइनस 1600 का 40% 1600 गुणे 40/100। अब देखिए 00 से 00, 00 से 00, 545 को 5 4 बचा, 545 और 4 49 प्लस 11 का 2.4 में गुणा करेंगे, 11 चौक 44 को 4, 11 चौक 44 4 4 बचा, 11 दूनी 22 4 26 माइनस 00 से 00 काट दिए, 0 लिख दिए, 16 चौका 64, 495 में 26.4 जोड़ते हैं, 6 5 11 0.4 लिख ही देते हैं, 6 5 11 को 1, 9 2 11 1 12 4 1 5, 521.4। अब 640 में से 521.4 घटा देंगे, हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, हमारा क्या आना चाहिए -118.6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -118.6। आ जाओ अनीस, आ जाओ आ जाओ। एक वृत्त का क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल whose circumference is 40 सेंटीमीटर। परिधि क्या है 2 पाई आर, हमें पता है परिधि 2 पाई आर कितना है 40, यानी 44/7 आर बराबर 40। तो हमसे क्या कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे 11 और